Now let's start with real gases. आइडियल गैसेस में हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस ले रखे थे, करेक्ट? यस। एटीजी में भी वो अजम्पशंस देखे। क्या देखे थे? पहला एक अजम्पशन था, हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को निग्लेक्ट, करेक्ट? और दूसरा हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स की साइज को नेग्लिजिबल मान लिया था। ओके, ठीक है। जब हम एक गैस को रियल गैस बोलते हैं, मतलब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने भी स्मॉल होंगे उनको हम कंसिडर करेंगे। ओके, अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंसिडर किए जाएंगे, मतलब हर मॉलिक्यूल पे कुछ फोर्स लग रहा है, तो हर मॉलिक्यूल का कुछ एक्सेलरेशन होगा। यस। अब अगर हर मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन होगा, हर मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन सेम तो होगा नहीं, हर मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ठीक है। अब तुम केटीजी का डेरिवेशन अगर याद करो तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल के लिए कुछ रिजल्ट निकाले। याद है ना? एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन में कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, यस सर। एक सेकेंड में कितने कोलिजन कर रहा है, और उससे फिर एक सेकेंड का मोमेंटम ट्रांसफर निकाला, करेक्ट? यस। और फिर वो करने के बाद हम लोगों ने क्या किया? उस एक मॉलिक्यूल के रिजल्ट को हम लोगों ने सारे मॉलिक्यूल्स पे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। ओके, यस। उस एक मॉलिक्यूल के रिजल्ट को हमने सारे मॉलिक्यूल्स पे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। क्यों कर लिया ये? क्योंकि भाई हर मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन सेम था। ओके, यस। हर मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन सेम था एंड हेंस वी कैन डू सो। बट अब अगर रियल गैस पे आ गए, और रियल गैस में वी आर सीइंग दैट हर मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन तो डिफरेंट है, करेक्ट? यस। हर मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन डिफरेंट है। अब ये नहीं कर पाएंगे कि एक मॉलिक्यूल के लिए जो रिजल्ट निकाला वो हम सब पे एक्स्ट्रापोलेट कर लें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब तो हमें एक एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग उसी तरह उसकी डायनामिक्स देखनी पड़ेगी, और हर मॉलिक्यूल की अलग अलग मोमेंटम ट्रांसफर कैलकुलेट करें और फिर सबको ऐड करें। ओके, ये करना पड़ेगा। अग्रीड? यस सर। और ये तो समझी में आ रहा है, ये तो अनवर्केबल बात हो गई भाई। एक एक मॉलिक्यूल का पूरी काइनेमैटिक्स और मैकेनिक्स लिखना, और किसी भी गैस सैंपल में मिनिमम क्या है, एक मोल भी हुआ तो 10⁻23 पार्टिकल्स की बात हो रही है। ओके, यस। दिस बिकम्स अनवर्केबल। तो रियल गैस की एग्जैक्ट इक्वेशन कभी भी कोई नहीं निकाल सकता है। ओके, exact equation for real gas cannot be determined. ओके, तो अब क्या करें? तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वे में इन फैक्टर्स को आइडियल गैस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। समझ लो, यस सर। they tried in different way
and they somehow tried to get a better equation than ideal gas equation. Okay, तो इसीलिए रियल गैसेस के लिए बहुत सारी इक्वेशंस प्रेवलेंट हैं. रियल गैस की एक यूनिक इक्वेशन नहीं है और कोई भी रियल गैस इक्वेशन परफेक्टली करेक्ट नहीं है. ये दो स्टेटमेंट्स क्लियर हैं? Yes, sir. Okay. So, out of many real gas equation, the equation which we need to study is Van der Waals equation. Okay. So what Van der Waals said, that ideal gas equation is essentially correct in its format, but its values need to be corrected. Okay. देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखी है तुमने? PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. बट उसका मतलब समझो जरा. जब तुमने वो डिराइव किया था PV is equal to nRT KTG से, उसमें प्रेशर कहां से आ रहा था? वो प्रेशर क्या था? एक्चुअल KTG से हम लोगों ने ये डिराइव किया था प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू collision of molecules without any intermolecular attraction. Correct? Yes, sir. हमने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को निग्लेक्ट कर दिया था. ओके, Yes, sir. ध्यान से देखना इसको, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है. तो ये चीज आ रही थी प्रेशर, एक ये टर्म थी. ये मल्टीप्लाई किस में हो रहा था? Volume. वॉल्यूम नहीं, फिर से गलती कर रहे हैं हम लोग. वो टर्म थी, वो L क्यूब आया था, याद है? Yes, sir. और L क्यूब कहां से आया था? L कहां से आया था कि इस वॉल से उस वॉल चलने का डिस्टेंस. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली वो टर्म थी वॉल्यूम अवेलेबल, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए कितनी स्पेस है. करेक्ट? Yes, sir. एंड दिस वाज इक्वल टू nRT. ये थी हमारी KTG की इक्वेशन. ठीक है. एक्चुअली अब आइडियल गैस के लिए क्या हुआ? फॉर आइडियल गैस के लिए क्या हुआ? हमने वॉल्यूम मॉलिक्यूल की साइज नेग्लिजिबल मान ली, 0 मान ली. मॉलिक्यूल्स को हमने पॉइंट मास मान लिया. ठीक है. Yes. अब अगर मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मास मान लिया तो उनका खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया, 0 हो गया. ओके.
समझ रहे हो? Yes, sir. उनका खुद का वॉल्यूम 0 हो गया तो उनको कितना स्पेस अवेलेबल है मूव करने के लिए? पूरा कंटेनर। तो यहां पे हमने वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन की जगह पे क्या रख दिया? यहां हमने रख दिया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वी। वी से हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिनोट करते हैं, वी रख दिया। करेक्ट? तो ये एक्चुअली क्या है? वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन। ठीक है? और आइडियल गैसेस में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को 0 ही मान रखे थे। करेक्ट? Yes. Yes. तो जो प्रेशर हमें मेजर करके आया उसी प्रेशर को हमने प्रेशर विदाउट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मान लिया और वो प्रेशर रख दिया। तो ये प्रेशर P क्या है? एक्चुअली जो हम मेजर कर रहे हैं वो प्रेशर। तो आइडियल गैस में हमने मान लिया वही प्रेशर है विदाउट एनी अट्रैक्शन, और ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिख दी। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वैंडरवॉल ने कहा कि आइडियल गैस इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्मेट करेक्ट है, लेकिन आपने जो ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं ये गलत है, इनको सही करना पड़ेगा। ओके? ये क्लियर है? Yes, sir. इसको मैं एक पॉइंट में लिख भी देता हूं। फॉर आइडियल गैसेस वॉल्यूम ऑफ molecules is negligible या neglected, hence volume of container becomes the volume available for motion। ठीक है? सही है? और दूसरा आइडियल गैसेस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर attraction is neglected, hence measured pressure becomes the pressure without attraction। ठीक है? तो वैंडरवॉल ने कहा कि भाई ये दो चीजें करेक्ट करनी पड़ेगी, ये दो गलत बातें हो रही है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड टू करेक्शन टर्म्स इन द इक्वेशन। तो पहली करेक्शन टर्म ही इंट्रोड्यूस्ड वाज वॉल्यूम करेक्शन टर्म। तो व्हाट ही सेड कि भाई पूरा कंटेनर थोड़ी ना अवेलेबल है मोशन के लिए। ओके? Yes. Yes, sir. उसका कुछ पार्ट अवेलेबल है और वो हमें समझना पड़ेगा कितना। तो उसने क्या कहा वैंडरवॉल ने कि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन
इज इक्वल टू V माइनस NB, ये टर्म इंट्रोड्यूस की। तो पूरे कंटेनर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, इतने वॉल्यूम को इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम अवेलेबल सर ये तो फिर तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो सकता है। हाँ, कह रहा है कि इतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है मोशन के लिए। ओके, यस सर। and B is called as van der Waals constant और उसकी वैल्यू was given as 4 into 4 by 3 pi r cube into n naught. Okay, यस क्लियर है ये? एक मिनट नोट करो। हाँ, ये नोट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल कितना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है मोशन के लिए? According to van der Waal, 4 times the volume of molecule is unavailable for motion. भाई 4 by 3 pi r cube क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर, एक मोल का वॉल्यूम, और बाद में n मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जितने मोल्स हैं उन सबका टोटल वॉल्यूम, और फिर एक 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल, volume unavailable for motion is 4 times the actual volume of molecule। ठीक है, यस सर। और उसका रीजन भी क्लियर है। यस सर। Yes, sir. 4 टाइम्स क्यों हो रहा है वो? सारे डायरेक्शंस में। है 4 टाइम्स का रीजन क्लियर है? यस सर। ओके, अब प्रेशर में कैसे करेक्शन करें ये बताओ। प्रेशर में क्या करेक्शन है? मोलिकुलर फोर्सेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको इंक्लूड करके क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा हो ज्यादा होगा। क्यों? सर, क्योंकि अभी हमने बस वॉल के साथ कोलिशंस देखे थे। अभी इंटरमॉलिक्यूलर कोलिशंस में एनर्जी लॉस होगी वगैरह वगैरह। इंटरमॉलिक्यूलर, एक मिनट, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन से तो पहली बात प्रेशर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हम लोगों ने कल ही किया, शायद कल परसों ही, जब कोलिजन्स पढ़े थे। यस।
और एनर्जी लॉस की तो कहीं बात ही नहीं आ रही। हम कहीं पे भी ये अभी भी नहीं कह रहे हैं कि कोलिजन्स हैव बिकम इनइलास्टिक। एनर्जी लॉस तो इनइलास्टिक कोलिजन में होगी ना। हमने ये थोड़ा ना कहा कि इनइलास्टिक कोलिजन्स हो गए। यस सर। सोचो सोचो, थोड़ा ढंग से सोचो, क्या होगा इसमें। हम्म थोड़ा है। नहीं पता सर। नहीं, प्रेशर कम होगा कि ज्यादा, इस पे प्रिडिक्शंस तो थोड़ा शुरू करो। भाई एक ऐसे समझने की कोशिश करो, एक मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड होने जा रहा है, ठीक है, और उसको पीछे वाले मॉलिक्यूल्स कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ओके, वर्सेस एक मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड होने जा रहा है, ठीक है, और उसको पीछे वाले मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींच रहे हैं। किस केस में वॉल पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? फर्स्ट केस में, मतलब जब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तब प्रेशर कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। ये क्लियर है? तो हमें करेक्शन फैक्टर कैसे लगाना पड़ेगा? सर पी में से कुछ सकता। पी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर्स कम है कि ज्यादा? फिर से हम लोग कंफ्यूज हो गए। देखो, वॉल्यूम करेक्शन क्लियर है, हाँ सर। प्रेशर करेक्शन में ये बात हो रही है। ये वॉल है, ये एक मॉलिक्यूल इससे कोलाइड होने जा रहा है, ठीक है, और पीछे वाले मॉलिक्यूल्स इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, वर्सेस ये मॉलिक्यूल कोलाइड होने जा रहा है और पीछे वाले इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर पुल कर रहे हैं। किस केस में इंपैक्ट ज्यादा पावरफुल है? फर्स्ट केस। ये क्लियर है सबको? फर्स्ट केस में, ठीक है। अब जो हम P निकाल रहे हैं, ये जो हमने P यहां लिखा है, ये कौन सा P है? ये P क्या है? ये तो मेजर्ड प्रेशर है, जो एक्चुअली मैं मेजर कर रहा हूं, करेक्ट? एक्चुअली जो कंटेनर में मेजर हो रहा है। अब एक्चुअली कौन सा वाला मेजर हो रहा होगा? एक्चुअली तो यही वाला हो रहा होगा ना मेजर। यस सर। और मुझे इक्वेशन में क्या लिखना है? मुझे वो प्रेशर लिखना है जब अट्रैक्शन ना हो। मतलब मुझे इक्वेशन में लिखना ये है और मैं मेजर ये कर रहा हूं, तो मेजर्ड वैल्यू में क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर से देखो। है? नहीं क्लियर हुआ? रिपीट करोगे? जस्ट देखो, P इज मेजर्ड प्रेशर, ओके, करेक्ट? यस सर। P इज मेजर्ड प्रेशर। मेजर्ड प्रेशर जो होगा, जो हम मेजर करेंगे, वो कौन सा प्रेशर होगा? विथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और विदाउट इंटरमॉलिक्यूलर? विथ, क्योंकि मेजर्ड चीज तो वही वही है ना जो एक्चुअली हो रही है, और एक्चुअली यस सर। रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए तो हमने मेजर किया है ये वाला, करेक्ट? हाँ सर। और हमें इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है?
हमें इक्वेशन में उतना प्रेशर लिखना है जो लगता अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस नहीं है। नहीं होते, मतलब हमें इक्वेशन में कौन सा प्रेशर लिखना है, फर्स्ट केस वाला, यस सर। और हमारे पास वैल्यू है सेकेंड केस वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कुछ। तो ये करेक्शन टर्म हो जाती है P प्लस n स्क्वायर A बाय V स्क्वायर। यहाँ पे A इज अनदर वैंडर वाल कांस्टेंट एंड A इज अ measure of intermolecular attraction। ओके, जिन गैसेस में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनकी ए वैल्यू ज्यादा होगी, जिनमें इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा उनकी ए वैल्यू कम होगी। ठीक है, यस सर। ये समझ में आया? यस सर। तो नाउ वैंडर वॉल इक्वेशन आफ्टर दीज टू करेक्शन टर्म्स बिकम, क्या बन जाएगी वैंडर वॉल्स इक्वेशन? E प्लस AN स्क्वायर। सॉरी, वैंडर वॉल इक्वेशन बिकम्स P plus n square A by V square into V minus NB is equal to R plus R। into V minus NB is nRT। ठीक है, यस ये क्लियर है? यस और यहां 2n/v क्यों आ रहे हैं, देखो बेसिकली हमें करेक्शन टर्म्स अकाउंट में लेनी है। ठीक है, तो कितनी करेक्शन टर्म्स अकाउंट में लेनी पड़ेगी भाई? ये एक मॉलिक्यूल जो कोलाइड होने जा रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा ना इसके नेबर, इसके सराउंडिंग में कितने मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर एक के लिए वो करेक्शन टर्म लेनी पड़ेगी ना, वो अट्रैक्शन लेना पड़ेगा, करेक्ट? यस सर। तो हमें पहला एक नंबर चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स एक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट? अब एक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को कितने मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे? जितने मॉलिक्यूल्स उसके सराउंडिंग में है, और सराउंडिंग में कितने मॉलिक्यूल्स है? n/v। तो एक n/v आता है ड्यू टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग अ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा आएगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, तो दूसरा आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ वॉल की वजह से। ठीक है, यस। और इसका भी ये डायग्राम नोट ही कर लो, मालूम है तो वो 4 कैसे आता है। वॉल्यूम अनअवेलेबल फॉर मोशन, हो गया 4/3π2r³ पर मॉलिक्यूल by 2, that is 4 into 4/3πr³। ठीक है, चलो यस हो गया वैंडर वॉल इक्वेशन नोट। यस।
समझ में आया वैंडरवाल इक्वेशन का यस अप्रोच? सर। Yes. चलो बुकलेट निकालो, लेट्स डू सम बुकलेट प्रॉब्लम्स। जस्ट 1 minute। FBS ओपन करो, एक मिनट, FBS में ये 3 प्रॉब्लम्स करो। करो ये 3।
हो गया कंप्लीट? यस, नो डाउट। एक्सपर्टीज वाला भी हो गया। हम्म, सर वो कर रहा है बट चेक कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो? उसका आंसर चेक करो, थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बताओ क्या किया तुमने, कैसे अप्रोच सर किया ये ट्राई करो सर। है? सर एक बार रिट्राई करो, मुझे पता है शायद मैं गलती कर। करो करो, किसी को आंसर मैच हुआ है? देखो, एक्सपर्टीज के लास्ट प्रॉब्लम में एफबीएस वाले दोनों आ गए ना? हाँ सर, वो बेसिक Yes, sir. कैलकुलेशन। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब बी वैल्यू तुम्हें दे दी गई है 0। ठीक है? यस सर। प्रेशर निकालना है, ए वैल्यू दी है 3.592, मोल्स 1 है और टेम्परेचर 273। वैंडर वॉल इक्वेशन लगाते हैं, P प्लस N1 है A बाय वी स्क्वायर इंटू V इज RT, करेक्ट? यस सर। P निकालना है, A RT मालूम है, V को क्या रखे हैं? V की वैल्यू क्या रखे हैं इसमें? 22.4 क्यों रखोगे? इज इट नहीं नहीं नहीं। इज इट आइडियल गैस? नो। तो 22.4 तो रख ही नहीं सकते हो। तो देखो ऐसे प्रोसीड करते हैं, इसको ओपन करें तो ये बन गया इक्वेशन। हाँ और सर। यार आई कैन राइट इट एज PV स्क्वायर माइनस RTV प्लस A is 0. यस। This is a quadratic in volume. यस। Now for a gas at a given pressure and temperature, its volume can have only one value. Its volume cannot have two values. यस। किसी भी गैस के लिए प्रेशर टेम्परेचर पे वॉल्यूम की तो यूनिक वैल्यू होगी ना? यस मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा। अग्रीड? यस सर ऐसा भी तो हो सकता है कि Yes, दो रूट आ गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, अभी नहीं, नेगेटिव। हो नहीं सकता है। देख रहे हो किस टाइप की क्वाड्रेटिक है? ए और सी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव रूट नहीं हो सकते हैं, दोनों रूट Yes, पॉजिटिव sir. हैं। दोनों रूट सेम साइन के हैं। ओके, यस सर। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा। तो P आ गया RT स्क्वायर बाय 4A। ठीक है, यस सर। नोट कर लो। यहाँ से तो आराम से चल जाएगा। है नहीं तो फिर यहाँ तो RT और A की वैल्यू रख हाँ दो। सर, क्लियर है।
डन। Yes, sir. Yes, sir. तो वैंडरवाल इक्वेशन कैसे अप्लाई होती है, क्लियर हो गया। Yes. Yes, sir. होमवर्क में आई थिंक आई ऑल्सो गेव सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम गेट इक्विप्ड। Yes, sir. तो भाई नेक्स्ट क्लास तक होमवर्क कंप्लीट करो। डीपीपी कहाँ तक कर चुके हो अब केटीजी? 20. Sir, 27 to 32 का आता है, 30 तक. 27 to 32. 32। एक मिनट, लेट मी चेक द डीपीपीस तक। थर्टी थ्री भी कर लो अब, ठीक है। ओके, 34 ऑनवर्ड्स रियल गैसेस हैं, 34, 5 and 6, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.